हेलो दोस्तों, चलिए आज हिस्ट्री की किताब का एक बहुत ही एक्साइटिंग पन्ना खोलते हैं। ये कहानी है साल 1971 की। एक ऐसी कहानी जिसमें आज़ादी है, धोखा है, जंग है और आखिर में एक नए देश का जन्म। अच्छा, पहले एक सवाल, जरा सोचिए। एक ऐसा देश जिसके दो हिस्से हैं और उनके बीच में पता है कितना फासला? पूरे 1600 किलोमीटर का। और मजेदार बात यह है कि उस फासले में एक पूरा का पूरा दूसरा देश बसा हुआ है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यह सच था। यह कहानी है उस पाकिस्तान की जो 1971 से पहले एग्जिस्ट करता था। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि ये अजीब सा सेटअप था क्या। एक ही देश लेकिन दो अलग अलग टुकड़ों में, जैसे पजल के दो हिस्से जो कभी फिट ही नहीं हो सकते थे। देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो रखी गई थी टू नेशन थियरी पर। यह आइडिया था मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का। सिंपल शब्दों में उनका कहना था कि भाई, हिंदूस और मुस्लिम्स ये दो अलग अलग कौमें हैं, इनका कल्चर अलग, इनके रीति रिवाज अलग, तो इनका देश भी अलग होना चाहिए। और इसी थियरी से जन्म हुआ पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट था। पाकिस्तान बना तो सही, पर दो टुकड़ों में। एक था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। और इनके बीच में, जैसे मैंने बताया, पूरे 1600 किलोमीटर। आप खुद सोचिए, ये प्रैक्टिकल है? एक ही देश को चलाना जिसके दो हिस्सों के बीच इतनी दूरी हो। कम्युनिकेशन कैसे होगा, ट्रैवल, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ, मतलब सब कुछ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये दूरी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी? नहीं। असली मसले, असली दिक्कत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये दरार सिर्फ जमीन पर नहीं थी, ये लोगों के दिलों में भी आने लगी थी। तो सोचिए जरा, मजहब तो एक ही था, आखिर देश बना ही इसी नाम पर था। दोनों तरफ मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे। तो फिर ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो इस देश को जोड़कर नहीं रख सकी? वो क्या चिंगारी थी जिसने आगे जाकर आग लगा दी? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, भाषा, लैंग्वेज, जबान। आपको पता है, भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती, ये हमारी पहचान होती है, हमारी आइडेंटिटी। और जब किसी की आइडेंटिटी पर हमला होता है तो बवाल तो होना ही था। और यही था पूरे झगड़े का सेंटर पॉइंट। वेस्ट पाकिस्तान, जिनके हाथ में सारी पावर थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ एक होगी, उर्दू। अब आप सोचो, ईस्ट पाकिस्तान के लोग तो बंगाली थे, उनकी माँ बोली जिसमें वो सपने देखते थे वो बांग्ला थी। उन्होंने कहा, भाई ये क्या बात हुई, ये तो हमारी पहचान पर सीधा सीधा हमला है। उनके लिए ये आज़ादी के बाद एक और गुलामी से कम नहीं था। और बात सिर्फ भाषा पर आकर नहीं रुकी, मसले और भी थे। देखिए, सारी की सारी पॉलिटिकल पावर वो वेस्ट पाकिस्तान के अमीर लोगों और फौजी जनरल्स के पास थी। इकोनॉमिक मामलों में ईस्ट पाकिस्तान, जो झूठ बेचकर देश के लिए खूब पैसा कमाता था, उसके हिस्से में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं आता था, पूरा नेग्लेक्ट। और नौकरियों का क्या? आर्मी हो, सरकारी ऑफिस हो, हर बड़ी पोजीशन पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग बैठे थे। बेसिकली बंगालीज को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा फील कराया जा रहा था। साल बीतते गए और ये जो गुस्सा था ना, ये अंदर ही अंदर बढ़ता गया। फिर आया साल 1970 और ये है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक आम चुनाव, यानी जनरल इलेक्शन। लोगों को उम्मीद जागी, चलो अब वोट की ताकत से अपनी किस्मत बदलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने कुछ और ही मोड़ सोच रखा था। तो दिसंबर 1970 में हुए इलेक्शंस, जब रिजल्ट आए ना, तो वेस्ट पाकिस्तान में सबके होश उड़ गए। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने ऐसी जीत हासिल की कि तूफान आ गया। उन्हें बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी मिली। लेकिन फिर क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट देखिए। वेस्ट पाकिस्तान की फौज और नेताओं ने पावर देने से साफ मना कर दिया, साफ इनकार। और ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी। इस नंबर को देखिए, 90%। ईस्ट पाकिस्तान की 90% से भी ज्यादा सीट्स अवामी लीग में जीती थी। मतलब वहां के लोगों का बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर फैसला था। और पूरे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में क्या सीन था? टोटल 313 सीट्स में से 167 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मिली। यानी उनके पास पूरे पाकिस्तान में अकेले सरकार बनाने का हक था। कानून के हिसाब से उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, राइट? लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याहिया खान और वहां के बड़े नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके लिए ये रिजल्ट्स कबूल ही नहीं थे। उनकी सोच ये थी कि एक बंगाली हम पर राज करेगा, कभी नहीं। और बस उन्होंने लोगों के वोट को, डेमोक्रेसी को अपने पैरों तले रौंद दिया।
तो अब आप ही बताओ, जब लोगों की आवाज को, उनके वोट की ताकत को बूट से कुचलने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है? एक ही रास्ता बचता है, आजादी की लड़ाई। और इस लड़ाई को एक नाम दिया गया, मुक्ति युद्धा। मुक्ति यानी आजादी, युद्धा यानी जंग, फ्रीडम स्ट्रगल। ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का अपने हक, अपनी आजादी के लिए एक रिवॉर्ड था। ये उनकी जंग थी अपनी पहचान को बचाने की। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। जब वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो उन्होंने अपने ही लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। गांव के गांव जला दिए गए, लाखों लोग अपनी जान बचाकर इंडिया की तरफ भागे। ये जो एरोज आप देख रहे हैं ना, ये उन बेचारे रेफ्यूजीज का रास्ता दिखा रहे हैं। जब इंडिया ने यह अजाब देखा, इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तब उन्होंने इस जंग में आने का फैसला किया। इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी यानी आज़ादी के लड़कों के साथ मिलकर एक्शन लिया। और इस खूनी संघर्ष का, इतने बलिदान का अंजाम क्या हुआ? एक नए सूरज का उदय हुआ, एक नए देश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971। हिस्ट्री की किताबों में ये तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। ये वो दिन था जब पाकिस्तानी आर्मी ने हार मानी और ढाका में सरेंडर किया, और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। एक ऐसा देश जिसकी नींव मजहब पर नहीं बल्कि अपनी भाषा और अपने कल्चर पर रखी गई थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि जब बात अपनी पहचान की हो, अपनी भाषा की हो, अपने कल्चर की हो, तो क्या वो लड़ाई सियासत से, सरहदों से, यहाँ तक कि मजहब से भी बड़ी हो जाती है? ओके, सबसे पहले इस मैप को आराम से देखिए। ये है 1971 से पहले की दुनिया। देख रहे हैं? बीच में है भारत, एक तरफ है वेस्ट पाकिस्तान और हजारों किलोमीटर दूर दूसरी तरफ है ईस्ट पाकिस्तान। मतलब सोचो, एक ही देश के दो हिस्से और उनके बीच में पूरा का पूरा एक दूसरा देश। कितना अजीब है ना? और इसी अजीब सी ज्योग्राफी की वजह से वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क था। जबान अलग, कल्चर अलग, और यही दूरी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जड़ थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जंग की तरफ जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने ना सिर्फ एक नए देश को जन्म दिया बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर जंग छिड़ गई। पर पता है क्या, ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ ही दिनों में खेल खत्म। द वॉर वॉज ओवर। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। पाकिस्तान की ऐसी हार हुई जिसे कहते हैं ना डिसाइसिव डिफीट, मतलब साफ साफ बिना किसी डाउट के हार। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये जीत कितनी बड़ी थी और ऐसा हुआ क्या जिसके बाद एक पूरा का पूरा नया देश ही बन गया। चलिए अब पर्दे के पीछे की असली कहानी देखते हैं। इस नंबर को देखो, 93,000, 93,000। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है दोस्तों। ये उन पाकिस्तानी फौजियों की गिनती है जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, यानी सरेंडर कर दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने सारे सोल्जर्स का सरेंडर शायद ही कहीं देखा गया हो। जस्ट इमेजिन द स्केल। और ये तस्वीर उसी हिस्टोरिकल पल की गवाह है। पाकिस्तानी आर्मी के जो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, उन्होंने बिना किसी शर्त के, मतलब अनकंडीशनली, इंडियन फौज के जनरल अरोड़ा के सामने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में सरेंडर किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि जंग दिसंबर 1971 में खत्म हुई। लेकिन आज़ादी की कहानी दोस्तों कभी इतनी सीधी नहीं होती। इस स्टोरी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चलिए इन तीनों को आसानी से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला 26 मार्च 1971। इस दिन बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसलिए ये उनका इंडिपेंडेंस डे है। फिर आया दिसंबर 1971, जब जंग में जीत मिली, इसे कहते हैं विक्ट्री डे। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें एक अलग देश कब माना? वो माना गया 1974 में 21 फरवरी को। तो ऐलान, जीत और मान्यता तीनों अलग अलग टाइम पर हुए। इंटरेस्टिंग है ना? हर नई शुरुआत का, हर नए देश का एक चेहरा होता है, एक हीरो होता है जिसके पीछे पूरी जनता खड़ी होती है। तो इस नए नए आज़ाद हुए देश बांग्लादेश का हीरो कौन बना? ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, आज़ाद बांग्लादेश के पहले लीडर। वही आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बने और उन्हें लाइफ प्रेसिडेंट का टाइटल भी दिया गया। यही थे इस नई आज़ादी की आवाज़, इस नए देश की पहचान।
तो शेख मुजीबुर रहमान का सपना क्या था बांग्लादेश के लिए? उनका विजन बिल्कुल साफ था। वो एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, यानी एक ऐसा देश जिसका अपना कोई ऑफिशियल धर्म ना हो और जो सभी धर्मों की इज्जत करे। वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, यानी जनता का राज जनता के लिए। इसके लिए एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बेसिकली एकदम फ्रेश स्टार्ट। तो शुरुआत उम्मीदों से भरी हुई थी। माहौल में एक नया जोश था, एक नई एनर्जी थी। सबको लग रहा था कि अब एक नया दौर शुरू होगा, तरक्की होगी और सब कुछ अच्छा होगा। द एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ होप, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, अक्सर आज़ादी जीतने से ज़्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। और बांग्लादेश की सबसे बड़ी चुनौती, उसका सबसे बड़ा चैलेंज बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से ही आने वाला था। प्रेसिडेंट मुजीब के काम करने के तरीके और उनके इन सेक्युलर आइडियाज से देश के अंदर ही कुछ लोग खुश नहीं थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ एक नाराजगी, एक गुस्सा बढ़ने लगा, अ ग्रोइंग डिसकंटेंट यू कुड से। और ये स्लाइड उस प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ थे मुजीबुर रहमान, जिनका सपना सबके लिए एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश का था, और दूसरी तरफ थी ऑपोजिशन, जो बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती थी और जिनकी हमदर्दी अभी भी पाकिस्तान के साथ थे। ये दो बिल्कुल अलग सोच थीं, दो अलग दुनियाएं जो आपस में टकरा रही थीं। तो उनके खिलाफ कौन कौन लोग इकट्ठे हो गए? आर्मी के कुछ हिस्से, यहां तक कि उनके कुछ पुराने साथी जो आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ थे, साथ में प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स और इस्लामिक कट्टरपंथी। ये सब मिलकर देश के ही लीडर के खिलाफ एक साजिश, एक कंस्पिरेसी रचने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली रिकैप, शैल वी? एक देश का जन्म तो एक शानदार जीत से हुआ, लेकिन उसके बचपन में ही उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ खड़ी हुईं। आइए इस पूरी फिल्म को 3 सिंपल सीन्स में रिवाइंड करते हैं। सीन 1, 1971 की जंग में एक जबरदस्त जीत से नया देश बांग्लादेश बना। सीन 2, शेख मुजीबुर रहमान ने उसे एक मॉडर्न और सेक्युलर विजन दिया। लेकिन फिर आता है सीन 3, देश के अंदर के झगड़ों और साजिशों ने इस नए देश को शुरुआत में ही खतरे में डाल दिया। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा जरूर। आखिर ज्यादा मुश्किल काम क्या है, एक नया देश बनाना या फिर एक बनाए हुए देश को ठीक से पालना पोसना और सही रास्ते पर चलाना? अगली बार मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।